औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। इस सिलसिले का नाम हमने प्रोग्राम का नाम रखा है, यहाँ पर फैमिली मैटर्स को डिस्कस किया जा रहा है। मखसूसन इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि घर में क्या साइकोलॉजिकल टॉर्चर करना, साइकोलॉजिकली एक दूसरे को परेशान करना, शौहर को बीवी को परेशान करना या बीवी का शौहर को परेशान करना, हाथ उठाने की तो बात है नहीं, लेकिन जबान से जख्म देना, क्या ये जायज है? और इस मामले में क्या किया जा सकता है, इस्लाम क्या कहता है, और इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, खुदावंद मुताल ने कहा है कि हमने एक दूसरे को बनाए हैं आपके लिए ताकि आप दोनों एक दूसरे में सुकून पा सकें। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये कि आप दोनों के बीच में मवद्दत और रहमत ये बाकी रहे, यानी प्यार मोहब्बत बाकी रहे। और ये उन लोगों के लिए निशानी है जो ये तफक्कुर, जो सोचते हैं, तफक्कुर करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हमने फिर आगे इस बात को बयान किया कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, एक दूसरे की टकराव में नहीं होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है। फिर हमने कहा कि केस इस सेशन से हम जो है कि सिनेरियोज लेकर आएंगे और वहां पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, कुछ सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे और उनके सोल्यूशंस भी बताएंगे ताकि आपको माहौल समझ में आए और कैसे सोल्यूशन अप्लाई किया गया वो भी समझ में आए और उसके नतीजे भी फिर कुछ ना कुछ समझ में आए। जैसे हमारे पास एक केस आया था जहां पर जो है बताया गया कि हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे, वाइफ भी जॉब कर रही थी, दोनों पैसे कमा रहे थे और शादी से पहले ही जो है हस्बैंड की जॉब लगी हुई थी और वाइफ भी जो है शादी से पहले ही उसका जॉब लग चुका था। तो अब ये दोनों वर्किंग हस्बैंड एंड वाइफ ने जब शादी की तो ये जो है फिर जॉब के बेसिस पे वो एक डिफरेंट सिटी में चले गए। जैसे ही वो डिफरेंट सिटी में गया उन्होंने घर किराए पर ले लिया। घर पूरी तरह फर्निश्ड नहीं था, तो फिर बीवी ने पहले ही जो है पहले हफ्ते में ही अपने शौहर से कहा कि खूब अब नए घर में आ गए तो यहाँ हमें जो है फ्रिज और वॉशिंग मशीन और इन चीजों की जरूरत है। तो शौहर ने कहा कि भाई अक्सर हमारा दिन जो है ऑफिस में गुजरता है, ऑफिस की तरफ से भी खाना फ्री होता है, लंच वगैरह, तो कुछ बहुत ज्यादा खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रेकफास्ट में तो हम अंडा डबल रोटी खा लेंगे, रात में आकर तब का तब कुछ बनाकर हम लोग खा लेंगे। तो हमें कोई ऐसे फ्रिज की जरूरत नहीं है जहां पर हम खाना बनाकर स्टोर करके रखें और इस तरह की चीजें। तो हम जो है बहुत सादी सी जिंदगी और सादे से अंदाज में, सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, ओके ओके सैलरी थी, तो हमें मुझे नहीं लगता फ्रिज की जरूरत है। और वॉशिंग मशीन की क्या, हम हफ्ते में जो है ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के हमारे कपड़े होते हैं, तो वो जो है कुछ कपड़े तुम अपने धो लेना, कुछ कपड़े मैं अपने धो लूंगा, तो यहाँ वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है। तो पहले तो वाइफ को लगा कि वो ऐसे ही कह रहा है, मजाक कर रहा है या इस तरह से। फिर जब उसने देखा कि नहीं, शौहर वाकई सीरियसली कह रहा है कि हमें ना फ्रिज लेने की जरूरत है ना वॉशिंग मशीन लेने की जरूरत है, तो बीवी ने इसरार किया कि नहीं, मेरे हिसाब से लेना ही चाहिए। तो शौहर ने कहा कि ठीक है, अगर लेना ही है तो तुम अपने पैसों से ले, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। मैं अपने कपड़े खुद से धो सकता हूँ और खाना भी बहुत सिंपल बना के खाने की बात है। अगर तुम्हें इतनी जरूरत लग रही तो अपनी सैलरी से खरीद। तो वाइफ ने फिर अपने पैसों से फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद लिया। अब जबकि घर में वॉशिंग मशीन आ गया तो शौहर ने कहा कि अच्छा, अब वॉशिंग मशीन है ही तो फिर जो है मेरे कपड़े भी इसमें धो दो। तो वाइफ ने कहा कि नहीं, ये तो मेरा वॉशिंग मशीन है, मैंने अपने पैसों से खरीदा है, इसमें तो तुमने पैसे भी नहीं डाले, तो ये मेरा वॉशिंग मशीन। और इसी के साथ साथ जब बीवी ने अपने पैसों से वॉशिंग मशीन और फ्रिज खरीद लिया तो शौहर ने देखा कि बीवी तो पैसे बचाने का नाम नहीं ले रही है, सेविंग की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। उसने जो इतनी सैलरी आई थी और पिछले 6-7 महीने में जो पैसा बचा था वो सब जो है इसने शादी के पहले जो पैसा इसका बचा था इसने सारा फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदने में लगा दिया। तो शौहर ने कहा कि तो मैं क्यों पैसा बचाऊं, मैं क्यों फ्यूचर प्लानिंग करूं, मैं क्यों आगे का सोचूं, मैं भी जाता हूँ अपने पैसों से अपनी गाड़ी खरीदता हूँ। उसने अपने मनपसंद की गाड़ी खरीद ली। अब बीवी ने जब ये कहा कि मेरा वॉशिंग मशीन है, यूज नहीं करना, तो शौहर ने कहा अच्छा ठीक है, मेरी भी बारी आएगी। अब जैसे ही कहीं जाने की बात आती है, कहीं घूमने जाना है, किसी के घर पर दावत में जाना है, तो शौहर कहता है ये मेरे पैसों की गाड़ी है, इस पर तुम नहीं बैठ सकती, अपनी टैक्सी लो, अपने पैसे खुद खर्चा करो और फिर आओ उस मेहमान के यहाँ पर, आओ उस पार्क में, आओ उस जगह पर घूमने के लिए। और नतीजा ये हुआ कि ये बात, बहुत छोटी सी बात,
बढ़कर दोनों के बीच में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि अब वो हर एक एक पैसे का हिसाब रखने लगे और ये देखने लगे कि वो कितना पैसा खर्चा कर रहा है और मैं कितने पैसे खर्चा करूं। वो सेविंग नहीं कर रहा है तो मैं भी सेविंग नहीं करूंगी, या वो मसलन बार बार लिबास खरीद रही है तो मैं भी जाकर, मेरे पास 4 जीन्स है लेकिन क्योंकि उसने एक्स्ट्रा लिबास खरीदा है तो मैं भी लिबास खरीदूंगा, उसने ये किया है तो मैं जाकर रीबॉक का शू, नाइकी का शू खरीदूंगा और अपनी पूरी सैलरी उड़ा दूंगा। नतीजा ये हुआ कि 1 साल में इन लोगों ने कोई सेविंग नहीं की। ना सिर्फ ये, अगरचे इन्होंने अपने मनपसंद के कपड़े खरीदे हैं, शूज खरीदे हैं, बाइक खरीदी है, फ्रिज खरीदा है, वॉशिंग मशीन खरीदा है, जो दिल चाहता था वो खरीदते थे, पैसा खर्चा कर रहे थे, उड़ा रहे थे, जहां मन चाहा जाकर खा रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों बहुत ही नाखुश, अनहैप्पी और डिस्टर्ब, और पूरा घर का माहौल कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। इस माहौल में ये केस हमारे पास आता है कि भाई ये इस तरह का सिनेरियो है, क्या किया जाए। तो फिर इन्हें यहाँ पर एक छोटी सी सिंपल सी एडवाइस दी गई, कहा कि आप दोनों मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खोलिए और जैसे ही आपकी सैलरी आती है वो 50% सैलरी आप दोनों अपनी अपनी 50% सैलरी उस जॉइंट अकाउंट में डाल दीजिए। अब फिर ये जॉइंट अकाउंट का जो पैसा है, ये सारा का सारा पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, या तो आप इसका फिक्स डिपॉजिट बनाइए। मान लीजिए मंथली हस्बैंड 5,000 डाल रहा है और बीवी 5,000 डाल रही है, तो जो आपके 10,000 है, ये 10,000 का आप हर मंथ में 10,000 का रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट बनाइए, या फिर आप हर जो है महीने 10,000 के स्टॉक इन्वेस्टमेंट कीजिए, या बॉन्ड्स खरीदिए, या म्यूचुअल फंड्स खरीदिए, या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो SIP होता है, इसमें आप जो है पैसा इन्वेस्ट करिए इस तरह से कि ये 10,000 अकाउंट में रहना नहीं चाहिए। एनीवेज आप इसे उड़ा रहे हैं, एनीवेज आप जाकर इसका खाना खा रहे हैं और जीन्स खरीद रहे हैं और शूज खरीद रहे हैं और पैसा तो आपका जा रहा है। तो अभी अभी भी जो है आपका पैसा पूरी तरह खर्चा करें, लेकिन सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। और फिर इन्वेस्टमेंट की जो गाइडिंग्स है, थोड़े इंफॉर्मेशन है, वो सारा बताया गया है, और जो है फिर इन्होंने खुद अपनी रिसर्च की और फिर वो SIPs में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। 6 महीने बाद इन्होंने देखा कि इन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो तो ग्रो होने लगा, और ये भी देखा कि कई बार ऐसा मौका आ जाता है कि हस्बैंड का पैसा खत्म हो गया है लेकिन कुछ जरूरी खर्चे करने, लाइट का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, कुछ और हो गया है, तो अब शौहर का हाथ खाली है। तो यहाँ पर बीवी ने खुद आगे बढ़कर कहा कि ठीक है, आप जो है सख्ती से गुजर रहे हैं तो आप मेरे पैसों में से इस्तेमाल कर लीजिए। वहीं उस तरफ उसने देखा कि बीवी को कभी जरूरत पड़ जाती है, तो उसने आगे बढ़कर बीवी को शेयर करना शुरू किया। जब ये शेयरिंग का माहौल स्टार्ट हुआ तो इन दोनों को रियलाइज हुआ कि ये जो हम पहले से मेरा पैसा तेरा पैसा, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी, तेरा फ्रिज मेरा वॉशिंग मशीन कर रहे थे, ये असासन फंडामेंटली फाउंडेशनली गलत है। कि ये मेरा तेरा जो है नहीं होता है। शादी के माहौल में जब हम एक साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, खुदा कह रहा है कि तुम कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे के लिए, तो यहाँ पर फिर सब कुछ हमारा होता है। यहाँ पर मेरा कहना, तेरा कहना, मी एंड आई कहना नतीजा नहीं देता है, बल्कि माहौल को और खराब करता है और बात बिगड़ती जाती है। तो इन्होंने देखा कि भाई ये जो तरीका है, ये मेरा पैसा है, मेरी सैलरी है, इसे तुम यूज नहीं कर सकते, इससे बात बनने वाली नहीं है। फिर इन्होंने खुद डिसीजन लिया और इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि एक अकाउंट रहेगा, जॉइंट अकाउंट भी नहीं रहेगा। जॉइंट अकाउंट जिसमें इन्वेस्टमेंट का पैसा जा रहा है वो छोड़ते हुए इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि मेरी सैलरी जो आएगी वो सारी की सारी मैं मेरे शौहर के अकाउंट में डाल दूंगी। एक ही अकाउंट रहेगा, एक ही जगह पैसा जमा होगा, और वो पैसा हमारा पैसा होगा, घर का पैसा होगा। ना शौहर का पैसा है, ना बीवी का पैसा है, ये हमारी फैमिली का पैसा है। जहां भी जब भी फैमिली को इसकी जरूरत होगी, चाहे वो इंडिविजुअली जरूरत पड़ती है या फिर मिल खरीदना है, AC लगवाना है, तो इस पैसे में से खर्चा होगा, क्योंकि अब ये फैमिली का पैसा है, पर्सनल पैसा, शख्सी पैसा नहीं है। जब ये नतीजे पर पहुंचते और ये दोनों मिलकर पैसे एक जगह जमा करना शुरू करते, तो इन्हें रियलाइज हुआ कि पहले जब पैसा डिवाइड हो रहा था, इसने अपना पैसा अपने हाथ में रखा, उसने अपना पैसा अपने हाथ में रखा, तो घर चलाना मुश्किल हो रहा था, खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा था, सब्जी, खाना, चिकन, यूटिलिटी बिल्स, लाइट, गैस, ये सब पे करना मुश्किल हो रहा था। जब दोनों का पैसा मिल गया, तो पैसा मिलने से पैसा ज्यादा हो गया, और फिर इसकी वो और बेहतर प्लानिंग करने लगे। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट, इसमें 50 की जगह वो 60% अपनी सैलरी डालने लग गए, और इसी सैलरी के साथ उनका घर चलने लगा। अच्छा, अब नतीजा ये हुआ कि वो खुद मुझे आगे से बताते हैं कि शौहर कहता है कि बीवी को लिबास की जरूरत थी, तो हम लिबास लेने गए, और वहां पर जो है
दुकानदार से जो है बीवी ने कहा कि भाई मुझे लिबास दिखाइए। जब उसने उसे 30-25 लिबास दिखाए तो उसने जो है उस 30-25 लिबासों में से उसने 5 लिबास सेलेक्ट किए और कहा कि भाई ये देखो 5 जो है ड्रेसेस मैंने सेलेक्ट किए, अब आप इसमें से, ये मैंने फाइनलाइज किया, अब आप इसमें से डिसाइड कीजिए। तो शौहर ने जो है दुकानदार से पूछा कि ये 5 ड्रेस के कितने हो जाएंगे? तो फौरन बीवी ने कहा कि नहीं, मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे इसमें से एक चाहिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपकी पसंद का मैं खरीदूं, जो आपको पसंद है वो मैं खरीदूं और वो मैं पहनूं, ताकि आपकी नजर में मैं जीबा दिखूं और आपको पसंद आऊं। तो आप बताइए मैं कौन सा लिबास। तो वो कहता है कि तुम ज्यादा क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसने कहा नहीं, मुझे एक काफी है, एक से मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो शौहर मुस्कुरा के कहता है ठीक है, तुम्हारी अगर जरूरत एक है तो तुम एक ही लिबास खरीदो, लेकिन बाकी के 4 लिबास जो है वो मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। और शौहर ने वो सारे 5 लिबास खरीद कर अपनी बीवी को दे दिए हैं। और वो कहते हैं कि ये माहौल जो हमारा पहले था शादी का, तेरा पैसा मेरा पैसा, वहां पर ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं ये ऐसे सोचूं और ऐसे कहूं कि तुम एक खरीद रही हो, मैं तुम्हें 4 गिफ्ट कर रहा हूँ। और बीबी भी कहती है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि उस माहौल से निकलकर हम इस माहौल में पहुंच गए कि जहां पर अगर मैं एक लिबास खरीदना चाहती हूँ तो मेरा शौहर मुझे एक की जगह 5 लिबास दे रहा है। यानी देखिए, फैमिली में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप कहेंगे मैं मेरा मेरा और वो कहेगा मेरा मेरा, तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन रहेगा। जब तक आप फैमिली में अपनी वाइफ को कंपटीशन की तरह देखते हैं, इस तरह देखते हैं कि अच्छा वो इतना पैसा उड़ा रही है तो मैं भी इतना पैसा उड़ाऊंगा, वो इतना खर्चा कर रही है तो मैं भी इतना खर्चा करूंगा, वो ये खा रही है तो मैं वो खाऊंगा। होटल में जाकर आपने ऑर्डर किया, देखा वाइफ ने तंदूरी चिकन ऑर्डर कर दी, 500 रुपए हो गए, 400 रुपए हो गए, तो आप कहेंगे मैं फिश फ्राई जो है एक बहुत ही रेयर टाइप की फिश ऑर्डर करूंगा जिसका बिल कम से कम 1000 होना चाहिए, कि वो 500 खर्चा कर रही है तो मैं 1000 खर्चा करूंगा। फिर भी देखिए ओ ये 1000 का बिल बना रहा है, मैंने तो 500 का बना, तो अब वो 400 का डेजर्ट मंगाएगी ताकि जो है बिल 2000 का बने, क्योंकि उसने 1000 खर्चे किए तो मैं भी 1000 खर्चा करूंगी। जब तक ये कॉम्पिटिटिव माहौल बना रहेगा तब तक जो है ये मुश्किलात जो बढ़ती रहेगी और कंपटीशन और झगड़ा बढ़ता रहेगा। लेकिन आप देखेंगे जैसे इन दोनों को ये बात रियलाइज हुआ कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो तब उसे ये बात समझ आ गई कि दोनों को ये बात समझ आ गई कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। और फिर वो खुद कहते हैं कि ये 60% हमारा पैसा जो है जॉइंट अकाउंट में जाता था, इन्वेस्टमेंट में जाता था, और यही पैसे से हम हमारे बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करने लगे। खुद फैमिली प्लानिंग हमने सोची कि कितने बच्चे करना है, कितने नहीं करना है, क्या करना है, कब घर खरीदना है, कैसे पैसे बचाना है, कार कैसे खरीदना है, ये सारा सब कुछ हो पाया है जब हम मिल गए और एक साथ अपनी जिंदगी को एक जिंदगी की तरह देखने लगे, एक फैमिली की तरह देखने लगे। अगर हम इसे अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट तरह से देखते कि मेरी जो है मेरी सैलरी, मुझे कार खरीदना है, मेरी कार होगी, तो फिर ये कभी भी मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि शौहर की सैलरी इतनी थी ही नहीं कि वो कार ले पाता, फिर उसे लोन लेना पड़ता। और फिर बीवी यहाँ से कहती कि कार लेने की जगह पहले घर लेते, घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह का जो है तनाव बना रहता, और ये मुश्किल हमेशा जो है बाकी रहती। तो अब देखें, ये जो शौहर और बीवी के बिहेवियर में चेंज आया है, इसकी वजह से पूरे फैमिली का माहौल चेंज होता है। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ जो है स्पाउसेस होते हैं, कुछ शौहर होते हैं जो अपनी वाइफ को जो है प्यार मोहब्बत से नहीं रखते, प्यार मोहब्बत से उनसे पेश नहीं आते, बल्कि डराना, धमकाना और गलत अंदाज, गलत अल्फाज उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप जान ले, मैं आपको कुछ हदीसें बता देता हूँ। मैं स्पेसिफिक हदीस नहीं लेकर आ रहा हूँ कि अगर शौहर अपनी बीवी को डांटेगा तो क्या, और बीवी अपने शौहर से बद अखलाकी करेगी तो क्या होगा, क्योंकि इसकी बहुत फरावान हदीसें हैं। इनको मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स थे जहां पर हमने फैमिली लाइफ की डिस्कशन की थी, जहां पर हमने कहा था कि आप अपने जब वालिदैन के साथ रह रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप जो है बीवी ससुराल में जाती है तो उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, शौहर मैकाल में आता है तो कैसा बिहेवियर, वहां पर मैंने ये सारी हदीसें बताई है। अब मैं आपको एक बहुत ही कुल्ली हदीस बता रहा हूँ, इतनी ओवरऑल और यूनिवर्सल हदीस बता रहा हूँ कि अगर आप वो सामने वाले शख्स को अपनी बीवी की तरह भी नहीं देखते हैं, एक नामहरम औरत की तरह भी देख रहे हैं, तब भी मोमिन होने के नाते आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, उस बारे में मैं आपको हदीस बता रहा हूँ। जैसे इमाम अली का कहना था कि भाई जब तुम काफिर के साथ बिहेव कर रहे हो, तो अगर तुम उसके साथ, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी कहा
मैदान करबला में कि अगर तुम मोमिन की तरह बिहेव नहीं कर सकते, कम से कम एक आजाद इंसान की तरह तो बिहेव करो कि मेरे खेमों पे हमले कर रहे हो, मेरी नामुस पे हमला कर रहे हो। इसी तरह इमाम अली भी कहते हैं कि अगर तुम सामने जो कुफ्फार है उनको अपना दुश्मन देखते नहीं भी हो, कम से कम इंसान के नाते उसके साथ जो है काफिर जिम्मी की बात कर रहे हैं कि जो इस्लामिक सिस्टम में आ चुका है और फाइन पे कर रहा है वगैरह। तो यहाँ पर कम से कम इंसान होने के नाते, मोमिन होने के नाते आप ये दो हदीस उसे देख सकते हैं। मसलन एक हदीस मौजूद है जो कहती है कि अगर कोई मोमिन या कोई शख्स मोमिन को डराता है और धमकी देता है, और वो धमकी देने के बाद मान लीजिए वो उस धमकी पर अमल भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि तुमने मोमिन को डराया और उसके दिल को दहलाया है, तो फिर उसका नतीजा यह है कि तुम जहन्नम की आग में रहोगे। यानी मोमिन को डराना, उसको धमकाना, उसके दिल को दहलाना, उसके दिल में खौफ पैदा करना, यानी ये कि तुम जहन्नम की आग में जाओगे। फिर हदीस कंटिन्यूएशन में ये कहती है कि अगर तुम किसी मोमिन को डराते हो, धमकाते हो और उस धमकी पर अमल भी करते हो, तो फिर तुम्हें फिरौन के साथ उठाया जाएगा। यानी ये कि अगर तुम बीवी से कह रहे हो कि मैं, अब तुमने ऐसे किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता, तो कहेंगे ठीक है, क्या जो ठीक है, उस तरफ से भी वही बात है, बीवी कहेगी जो करना है कर लो, देख लेंगे, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो ये दोनों के ऊपर हदीस एप्लीकेबल है। और मसलन शौहर कहता है कि अब देखो मैं तुम्हें इस महीने के खर्चे के पैसे ही नहीं देता हूँ, देखते हैं घर कैसे चलाते हैं। और इसके बाद शौहर इस पे अमल नहीं भी करता है, तो क्योंकि उसने एक मोमिन को धमकी दिया है, ये बहुत ही सीवियर बात है। लेकिन मान लीजिए अगर वो पैसे वाकई नहीं देता है, तो खुदा कह रहा है कि तुमने मोमिन को धमकी दी और उस धमकी को तुमने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, तो तुम्हें फिरौन के साथ उठाया जाएगा। ये एक तरफ। दूसरी तरफ हदीस मौजूद है अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की तरफ, वो कहते हैं कि मोमिन वो शख्स है जिसकी जबान और हाथ यानी अमल, जबान और अमल से दूसरा मोमिन अमान में रहता है। यानी जो शख्स मोमिन है, इस मोमिन शख्स से इसके अतराफ के जितने लोग हैं वो हमेशा एक सेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी में रहते हैं, वो अमान में रहते हैं। उन्हें इसकी जबान और इसके हाथ यानी इसका जोर, इसकी दादागिरी जो हम कहते हैं, इसके अमल से कोई खौफ नहीं होता है, वो हमेशा अमन में होते हैं। ये भाई ये मोमिन है, ना ये मुझे जबान से नुकसान पहुंचाएगा, ना ये इसके अमल से मुझे नुकसान पहुंचाएगा। कहते मोमिन वो है जिसकी जबान और अमल से उसके अतराफ के लोग अमन में रहते हैं। तो मोमिन की जो है सिफातें जो है, मैं यूनिवर्सल बात बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, कि मोमिन वो शख्स है जिसकी आमाल और जबान से सामने वाला शख्स जो है सेफ रहता है। तो अब आप घर के माहौल में आकर देख लीजिए, अगर कहीं भी शौहर अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर रहा है, नामुनासिब अल्फाज यूज कर रहा है, उसके आमाल इस तरह है कि वो बीवी को अजियत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, यानी ये कि फिर वो खुद से इख्तियार से, देखें पिछले सेशन में मैंने बयान किया था कि एक फ्री विल होता है, एक इख्तियार होता है, वो डिसाइड करता है कि आप किस तरफ रहने वाले। तो ये इख्तियार से खुद को इस मोमिन के दायरे से बाहर कर रहा है। वही काम अगर बीवी कर रही है और वो अपने हस्बैंड को परेशान कर रही है, तंग कर रही है, उसको ताने मार रही है, तो वो अपने हाथ से, अपने इख्तियार से खुद को इस दायरे से बाहर कर रही है। तो अहलुल बैत ने आकर मोमिन की डेफिनेशन दी। अब अगर हम चाहे तो अगले सेशन में बहुत स्पेसिफिक रिवायतें देख सकते हैं जो शौहर और वाइफ के बारे में, कि अगर आप अपनी बीवी को अजियत करते हैं या अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं या गलत अल्फाज यूज करते हैं, या कोई बीवी अपने शौहर को धमकाती है, उसके साथ बदअखलाकी करती है, उसे ताना मारती है, तो इनके क्या अज्र है, दुनिया में क्या होगा, दुनिया में कैसे इनकी नेमतें ले ली जाएगी, कैसे इनका माल इनसे छीन लिया जाएगा, कैसे इनकी इज्जत इनसे छीन ली जाएगी, और कयामत में इनकी इनकी इससे कई गुना ज्यादा बुरी हालत हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ये बातें हमें जहन में रखने की जरूरत है कि मोमिन के डेफिनेशन के हिसाब से भी अगर हम चलते हैं और सिर्फ अपने शौहर को एक नॉर्मल मोमिन की तरह भी देखते हैं, तब भी हमें उसको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना है, वाइफ को हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना है। क्यों? क्योंकि खुदा कह रहा है आयत में, जो आयत हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी और यहाँ भी इशारा किया कि हमने तुम्हें सुकून के लिए बनाया है, एक दूसरे को सुकून के लिए बनाया है, और प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई, तब तक जो है हस्बैंड और वाइफ में जो है रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा। जब तक आपके दिल में ये बदले की नीयत रहे कि वो ये कर रहा है तो मैं बदला लूं। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो है टीवी सीरियल्स और मूवीज के जरिए आपको ठोस ठोस कर आपके दिमाग में
भरी जा रही है बात। देखिए जितने वो एकता कपूर के सीरियल्स होते थे उसमें बहुत क्लियरली आपको मिलेगा कि अगर शौहर का कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो फौरन आपको सीरियल में दिखेगा कि बीवी भी कहीं ना कहीं जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है। क्यों? क्योंकि वो उसने अफेयर किया तो अब मुझे उससे बदला लेना है, और बदला लेने का तरीका यह है कि जैसे को तैसा, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगी। बल्कि कई सीरियल्स में तो ये दिखाया जाता है कि अगर वो एक लड़के के साथ अफेयर कर रहा है तो बीवी जाकर दो लड़कों के साथ अफेयर करती है कि अच्छा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये जो हमारे जहनों में भरा जा रहा है कि अगर वो गलत कर रहा है तो अगर वो हराम कर रहा है इसका मतलब ये है कि बीवी को जाकर दो हराम करना है। अगर बीवी कुछ गलत कर रही है इसका मतलब ये है कि शौहर को जाकर दो बराबर हराम करना है। ये दो बराबर हराम करने से शौहर का नुकसान नहीं हो रहा है, आखिरत हमारी खुद की खराब हो रही है। बीवी की आखिरत खराब हो रही है, शौहर की आखिरत खराब हो रही है। तो ये हमें देखना है कि जो हमारे अंदर ये एटीट्यूड डाला गया है कि तुम्हें बदला लेना है, तुम्हारे शौहर ने ऐसा किया तो अब तुम्हें उसका बदला लेना है, तुम्हारी बीवी ने ऐसा किया तो अब तुम्हें इसका बदला लेना है। ये मेंटली हमें कंडीशन किया जा रहा है, ये मेंटली हमारे दिमाग में बात डाली जा रही है। इसीलिए आप देखेंगे आज माहौल हमारा सोसाइटी का ऐसा बन गया है कि अक्सर फैमिलीज में झगड़े चल रहे हैं हर छोटी बात को लेकर। कभी बात बहुत सिवियर हो जाती है, कभी बात सिवियर नहीं होती है, लेकिन झगड़ा चलता है। और हर छोटी बात पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन जो है इन कन्वीनियंस जो है इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे हमें बचकर रहने की जरूरत है। और यहाँ पर समझने की जरूरत है कि छोटी बातें जो होती हैं उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। हर छोटी बात का एक मिसाल हमारे पास आई है, और ये मिसाल बहुत ज्यादा मेरे लिए ताज्जुब की मिसाल है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी बात को लेकर कितना बड़ा बतंगड़ बनाया गया है और कितनी बड़ी चेंजेस फैमिली में आई है, ये देखकर मुझे काफी ताज्जुब हुआ है। मिसाल बहुत सादी सी है लेकिन इसका असर और जो इम्पैक्ट हुआ है वो मेरे लिए काफी अजीबोगरीब था। मिसाल ये है कि बीवी ने घर में खाना बनाया और शौहर ने खाना खाते खाते उसने कहा कि आज जो है दाल बहुत फीकी बनी है, या मसलन आज ये दाल में वो फ्लेवर नहीं है या वो टेस्ट नहीं है मसलन। तो शौहर ने ये कमेंट मारा और बीवी ने कहा अच्छा मेरी दाल पर कमेंट करते हो, अच्छा अब देखो। और फिर बीवी ने ये किया कि आने वाले 7 दिन तक उसने वही दाल बनाई और उसी फ्लेवर के साथ बनाई। यहाँ तक कि शौहर तो बेचारा तंग हो गया ये सोच करके मैंने क्यों कहा, गलती हो गई, बीवी को मैंने जो थोड़ा सा इशारा कर दिया कि मसलन दाल में फ्लेवर कम है या नमक कम है या इसमें जो है वो खास जो फ्लेवर आता है जो मसाला पड़ता है उसका फ्लेवर नहीं आ रहा है, तो वो तो जो है पशिमान हो ही गया, रिग्रेटफुल हो ही गया। लेकिन उसके साथ साथ घर में जो बच्चे थे वो भी ये दाल खाकर थक गए थे, पक गए थे। तो उन्होंने बाप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया, कहा कि बाबा क्या जरूरत है आपको कमेंट करने की, दाल बनी है उसमें फ्लेवर कम है, चुपचाप खा लीजिए आप। अगर आप कमेंट करते हैं तो देखिए नतीजा क्या हुआ है। नतीजा ये हुआ है कि हम सबको 1 हफ्ते तक वही दाल खानी पड़ी है। आपको तो सजा मिली ही मिली, साथ में हम सारे बच्चों को भी ये सजा भुगतनी पड़ी है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर खाने में कोई भी कमी हो जाती है, कोई भी गड़बड़ हो जाती है, तो आप खुदा के वास्ते कुछ ना कहे, चुपचाप खा ले। बाद में आपको चाहिए तो आप पिज्जा मंगाकर खा लीजिए, आपको जो मन चाहे आप खा लीजिए, लेकिन मम्मी के खाने की जो है तारीफ आपको करना है, इसमें कोई नक्स नहीं निकालना है, इसमें कोई रोक टोक आपको नहीं करना है। यानी मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि घर में बहुत ही छोटी सी बात है। बात क्या है? दाल में फ्लेवर कम है, मसाला मसलन इसमें कोई उन्होंने कोई खास मसाला मसलन वो इस्तेमाल करते हैं, वो कम पड़ गया। तो अब बीवी को चाहिए था कि बोले ठीक है अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो इसे बेहतर बनाऊंगी, ज्यादा मसाला डालकर ज्यादा फ्लेवरफुल बना दूंगी। लेकिन बीवी ने क्या कहा, अच्छा मेरी दाल की जो है आप तारीफ नहीं करते हैं बल्कि उसकी जो है उसका नक्स निकालते हैं, अब देखो। और उसने सारी फैमिली को पनिश किया है। तो मैं जो इशारा कर रहा हूं वो इस बात की तरफ है कि आप जो स्टेप्स लेते हैं उस स्टेप्स में आपको इस बात की तरफ तवज्जो रखना है कि एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा सिनेरियो बनाने की, इतनी बड़ी सीन बनाने की जरूरत नहीं है कि इसमें आप सबको, पूरी फैमिली को, जिसने कहा वो भी, जिसने नहीं कहा, बच्चे तो खामोश थे, वो भी, सबको जो है एक साथ जो है हम ट्रीट करेंगे और सबको एक साथ पनिश करेंगे। तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई कि अगर किसी दिन खाना अच्छा नहीं बनता है और सब टेबल पर बैठ के खा भी रहे हैं और जैसे ही बच्चों ने खाना अपने मुंह में डाला
वो समझ गए कि खाने में कुछ गड़बड़ है, तो फौरन वो बाप की तरफ देखने लग जाते हैं और इशारे से बात करने लगते हैं कि बाबा अब यहाँ कुछ नहीं कहना, हम जानते हैं खाने में गड़बड़ है, हम जानते हैं नमक नहीं है, हम जानते हैं फ्लेवर नहीं है, हम जानते हैं खाना ऐसा या वैसा बना है, लेकिन आपको चुप रहना है। तो देखिए ये एक आर्टिफिशियल प्रेशर और फैमिली में अननेसेसरी एक टेंशन बिल्ड हो रहा है, क्योंकि बाप सोचेगा भाई अगर घर में खाना अच्छा नहीं है तो क्या मैं इतना भी हक नहीं रखता कि मैं बोलूं कि आप मसलन इसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, मैं ऐसा पसंद करता हूं, मेरे लिए आप ऐसा बनाएं। मसलन कोई है जिनको मिर्ची ज्यादा पसंद है, तीखा ज्यादा पसंद है, वो कहता है मेरे लिए आप थोड़ा ज्यादा तीखा बनाइए, या मेरे लिए साइड में आप जो है तिक्की जो है, जो गुजराती अफराद खाते हैं मसलन ठेचा, या जो अफ्रीकन रीजन में पिली पिली बूजी होती है, वो कहते हैं भाई मेरे लिए आप ये खास मिर्ची रखें, खास दर्जे की, मैं ये ऐड करके खा लूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये छोटी सी बात को इतना बड़ा सीन बनाया गया है। अब देखिए ना, ये सीन जो सारा सब कुछ हुआ है इसमें ना बीवी का कुछ फायदा हुआ है, ना शौहर का कुछ फायदा हुआ है। बीवी के दिल में शौहर के लिए जो है नाराहती बस गई है, और उसने एक हफ्ता जो है ये पनिश करके उस नाराहती को शिद्दत दी है, क्योंकि हर बार वो दाल बनाती थी, एक हफ्ते तक उसके जहन में यही बात घूमती रहती थी कि मेरे शौहर ने मेरी दाल का नक्श निकाला है, अब मैं वैसी ही दाल बनाऊंगी। यानी एक हफ्ते तक वो कीना बढ़ता रहा है। वहां से शौहर के दिल में नाराहती कि मेरी बीवी अगर वो डायरेक्टली इंतकाद नहीं कर सकती, कमेंट नहीं कर सकती, मुझे नहीं टोक सकती, तो इनडायरेक्टली जिस चीज पर उसका कंट्रोल है, मखसूसन खाना, उसके जरिए वो मुझे पनिश कर रही है, उसके जरिए वो मुझे अजियत कर रही है, सता रही है। तो अब शौहर के दिल में खटास, शौहर के दिल में नाराहती कि बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया, और बच्चों को लेकर माँ बाप के दिल में जो है नाराहती है कि ये माँ बाप हमारे बच्चों की तरह लड़ते हैं। अगर बाबा ने कह दिया दाल में जरा फ्लेवर कम है तो मम्मी इस तरह बिहेव करती है। तो ये एक पूरा सिनेरियो जो है ये घर के माहौल को ज्यादा टेंस बना देता है। यहाँ पर एक बात जो माँ बाप नहीं समझते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, वो ये है कि वो इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करते कि बहस ये दो लोगों की नहीं है, झगड़ा दो लोगों का नहीं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पर होता है। खुद बच्चों पर इसका जो असर होता है ये आपको हॉलीवुड के मूवीज में दिखेंगे। मैं आपको दो मिसालें यहाँ बता दूं कि जो हॉलीवुड में आपको जिस पर फिल्म बनाई गई है, एक 2017 में फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था माय फ्रेंड डेमर, और उसमें दिखाता है कि ये लड़का जो है एक ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां पर शौहर और बीवी दोनों हर दिन झगड़ा करते हैं हर छोटी बात को लेकर। आधा ग्लास पानी दे दिया, मैंने पूरा ग्लास मांगा था, नमक ज्यादा हो गया, फ्लेवर कम हो गया, ये चमचा धुला हुआ नहीं है, ये चमचा मेरी पसंद का नहीं है, इसका डिजाइन जो है वो मुझे पसंद नहीं है, हर छोटी बात को लेकर झगड़ा करते थे। इसका असर इस बच्चे पे इतना बुरा हुआ कि ये जो है एक साइकोपैथिक डिप्रेशन में चला गया और ये चुप रहने लगा, और स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, चुप रहता था। फिर एक वक्त आया कि जब ये 18 साल का हो गया तो इसने जो है घर छोड़कर वो चला गया अपने माँ बाप के घर से। अक्सर बच्चे जो वेस्ट में होते हैं वो 18 साल के होते ही वो अपने 18-19 साल में माँ बाप का घर छोड़कर चले जाते। लेकिन इसके अंदर ये जो नाराहती, गुस्सा और डिप्रेशन भरा हुआ था, इसकी वजह से ये शहर बा शहर जाता था, और रास्ते में ऐसे अफराद जो अकेले होते थे, जो हाईवे पे चल रहे होते थे, जो लिफ्ट मांग रहे होते थे, इनका खून करता और इन्हें कहीं ना कहीं दफना देता। तो इसकी साइकोलॉजिकल हालत इतनी खराब हो गई थी कि जब तक ये किसी का खून नहीं करता इसको आराम नहीं मिलता। यानी इसके माँ बाप की लड़ाई की वजह से इसके अंदर जो गुस्सा भर गया था, वो जब तक ये किसी का खून करके, कत्ल करके नहीं निकालता, तब तक इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। और ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये मूवी नहीं बनी है, ये बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स है कि इसने कम से कम, नंबर पुलिस को भी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 8 से 15 के बीच में इसने खून किए हैं। और आखिरकार इसको जो है जब ये 28 साल का था तकरीबन, तो तब इसे पकड़ लिया गया और इसने 8 से 10 जो है खूनों का एतराफ किया और कहा कि पहला खून मैंने इसका किया, इसको यहाँ दफनाया, इसको यहाँ दफनाया। पूछा गया क्यों, तो फिर उसने बताया कि यही कि मेरे वालिदैन का जो बिहेवियर था इसकी वजह से मेरे ऊपर एक रूही फिशार था। एक दूसरी मूवी बनी है जो पार्टली बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड पार्टली फैंटेसी मिक्स करके बनाई गई है, उसका नाम है द ब्लैक फोन। ये 2021 में बनी है। इसमें भी यही दिखाया गया है कि एक बाप अपने बेटे को बचपन में इतना मारता था, इतना पीटता था, हर छोटी बात पर डांटता था कि ये बड़ा होकर ये साइकोपैथ बन गया
और ये अपना बदला निकालने के लिए उस इलाके के जो बच्चे हुआ करते थे, 7 साल की उम्र से लेकर 15 साल 14 साल के बच्चे जो होते थे, इन्हें किडनैप करता, ले जाता और अपने घर के बेसमेंट में जो तहखाना होता है वहां पर बांध कर रखता और उन्हें इतना मारता, बेल्ट से, इससे उससे, हर चीज जो मुमकिन है, भूखा रखता, खाना नहीं देता और आखिरकार इनको मार मार कर कत्ल कर देता और वहीं पर कब्र बनाकर इन बच्चों को दफन कर देता। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और माँ बाप की टकराव हो रही है। माँ बाप का तो ईगो अपनी जगह है ही, और वो ईगो की वजह से वो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे पर ताना कस रहे हैं, एक दूसरे को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं होती है कि इसका असर बच्चों पर क्या हो रहा है। तो इसकी तरफ खास दिक्कत करने की जरूरत है कि घर के माहौल में सिर्फ माँ बाप का टकराव नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर होता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चों को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते, जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनको, वो अपने जो सेल्फ एस्टीम होता है वो खो देते हैं, और माँ बाप के झगड़े की वजह से वो गुस्सा कहीं ना कहीं बच्चों पर भी निकलता है, तो बेखुसूर वो बच्चे डांटे जाते हैं। मैं ऐसे फर्द को जानता हूं जो माँ बाप के झगड़े की वजह से इतना ज्यादा सहम गया था, 2 साल 3 साल की उम्र से वो माँ बाप की लड़ाई देख रहा है, चिल्लाना, आवाज ऊंची करना, सामान फेंकना, प्लेटें तोड़ना, तो वो इतना सहम गया कि वो जब 4 साल का हुआ तो उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। अब वो हकलाता है, वो पूरी जिंदगी के लिए हकला बन गया है। क्यों? क्योंकि माँ बाप जिस शिद्दत से लड़ रहे थे वो सहम गया, और वो सहम की वजह से वो पूरी जिंदगी के लिए वो हकला बन गया। तो यहाँ माँ बाप को सोचने की जरूरत है कि इज इट वर्थ इट, क्या ये इतनी अहमियत रखता है कि मैं इस बात का बतंगड़ बढ़ाऊं, झगड़ा करूं, बीवी से लड़ूं या शौहर से लड़ूं और इसका एक बड़ा सीन बनाऊं, यहाँ तक कि इसका असर मेरे बच्चे पर होने वाला है, कहीं वो हकला ना बन जाए, कहीं वो मेंटल डिप्रेस ना हो जाए, कहीं उसकी कोई और बीमारी क्रिएट ना हो जाए। तो इस बात की तरफ तवज्जो रखना जरूरी है। व आखिरु दावाना व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।